वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपीटेट क्लासेस। आज हम एचपीटेट आज हम एचपीटेट नॉन मेडिकल एचपीटेट नॉन मेडिकल नवंबर 2022 का साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा सेक्शन? साइकोलॉजी सेक्शन। तो इसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है कि इवैल्यूएशन क्या होती है। एक होती है इवैल्यूएशन, ठीक है, एक होती है इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन क्या होती है? जैसे मान लो आप पेपर को इवैल्यूएट करते हैं। आपने बच्चे का एग्ज़ाम लिया, पूरा साल आपने पढ़ाया और लास्ट में एग्ज़ाम लिया, फाइनल एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं। हमने फाइनल एग्ज़ाम लिया। फाइनल एग्ज़ाम में बच्चे की हम क्या करते हैं? क्वालिटी भी चेक करते हैं कि बच्चे ने क्वालिटी कैसे की है और क्वांटिटी कितना लिखा हुआ है। तो इवैल्यूएशन जो होती है वो क्या होती है? बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब हम नंबर भी देंगे उसको और उसमें उसकी क्वालिटी भी चेक करेंगे। तो इवैल्यूएशन जो होती है वो क्या होती है? क्वालिटेटिव होती है और क्वांटिटेटिव दोनों होती है, ठीक है। एक होती है, हमने पढ़ा होगा, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है आपको पता है आजकल क्या होता है? एफए होता है और एसए होता है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समीटिव असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसका मतलब होता है इसका जो परसेंटेज होता है वो 40% होता है और जो समीटिव होता है इसकी परसेंटेज होती है 60%। फिर हमारा रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेटिव कितने परसेंट होती है? तो वो 40% होती है और समीटिव कितनी होती है? वो 60% होती है। अब होता क्या है? क्या फॉर्मेटिव जो है वो ड्यूरिंग सेशन ली जाती है। ड्यूरिंग सेशन जैसे आप पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में पूछ लेते हैं, कई बार टेस्ट लेते हैं, वो हमारी होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और सबमिटिव जो होती है वो लास्ट में होती है। जैसे आपको पेपर क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम सेमेस्टर देते हैं, सेमेस्टर के जो लास्ट पेपर देते हैं वो क्या होती है? हमारी सबमिटिव असेसमेंट होती है और फॉर्मेटिव होती है। जैसे क्लास पढ़ाते पढ़ाते कुछ पूछ लिया या टेस्ट दे दिया, वो आपकी क्या होती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्लियर होगी बात? अगला क्वेश्चन आया है 4 स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती क्या है? यानी कि संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं इसको हम। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होती है। पहली बात, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट। आपको बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट किससे रिलेटेड होता है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है। यानी कि हमारे दिमाग में किसी चीज़ की समझ बनना क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है? तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है वो किसने दी है? पियाजे ने दी है। अब इस थ्योरी से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी पढ़ेंगे। अब देखो, पियाजे की थ्योरी में जो बेसिस है वो पेपर में बहुत बार आती है। पहली बार आती है स्कीमा। पहली बात आती है कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा यानी कि हमारे दिमाग में किसी चीज़ का स्कीम बन जाना कि ये चीज़ ऐसी होती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको समझ नहीं होती है, आप उसको फ़ोन दिखाएंगे, उसके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि ये क्या होता है। हम ये एक फ़ोन होता है, ये घड़ी होती है। तो स्कीमा क्या होगी? एक स्कीम। स्कीमा क्या होगी? एक स्कीम, यानी कि एक मेंटल स्ट्रक्चर। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम स्कीमा। फिर कई बार क्या करता है, हम उसकी जैसी कोई चीज़ देते हैं तो हम क्या करते हैं? एसिमिलेशन करते हैं। क्या करते हैं? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? टू ऐड इन स्कीमा। कि जब हम स्कीमा में क्या करेंगे? स्कीमा में कोई चीज़ को ऐड कर देंगे। जब हम स्कीमा में ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। और एकोमोडेशन का मतलब होता है, एकोमोडेशन का मतलब होता है चेंज इन स्कीमा। क्या होता है? चेंज इन स्कीमा। स्कीमा में चेंज करना क्या कहलाता है? एकोमोडेशन। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एकोमोडेशन क्या होता है। तो चेंज इन स्कीमा क्या कहलाता है? एकोमोडेशन। और ऐड इन स्कीमा क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। जैसे आपने घड़ी देखी पहली बार, अगर बच्चे ने कोई घड़ी जैसी कोई चीज़ देख ली तो वो बोलेगा पापा ये क्या है? तो आप बोलेंगे बेटा ये भी घड़ी होती है। तो उसको क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। अब घड़ी की जगह कोई नई चीज़ आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? एकोमोडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को बताया कि हर उड़ती हुई चीज़ क्या होती है? पक्षी होती है। तो उसने एक बार जहाज देख लिया,
ठीक है। तो उसने आपसे बोला कि पापा जहाज उड़ रहा है, तो आपने बताया बेटा जहाज, हर उड़ती हुई चीज़ जहाज नहीं होती, मतलब हर उड़ती हुई चीज़ जो होती है वो चिड़िया या फिर पक्षी नहीं होता है, वो जहाज होता है, तो उसको बोलते हैं हम एकोमोडेशन। चलो ये बात, अगली बात आगे पूछा है, द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग द मॉडल एंड रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रीइंफोर्समेंट, यानी कि हम जब किसी को देख के सीखते हैं तो वो कौन सी थ्योरी बोलती है, वो बोलती है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या बोलती है, देख के सीखना। क्या बोलती है, देख के सीखना। हम ऑब्जर्व करते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, इसी को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, और इसी को हम बोलते हैं मॉडलिंग, और इसी को बोलते हैं इमिटेशन। ये दी किसने है, ये भी पता होना चाहिए। सोशल लर्निंग थ्योरी जो दी थी वो दी है अल्बर्ट बंदूरा ने। किसने दी है, अल्बर्ट बंदूरा ने। अल्बर्ट बंदूरा मानते हैं कि बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चा हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्वेशन से सीखता है। आप देखो छोटा बच्चा है, टीवी में डांस लग रहा होगा, उसको देख के डांस करने लग पड़ेगा, उसको सिखा थोड़ी रहा है, वो होती है हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। यानी कि बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कि मेरे आमने सामने क्या हो रहा है और ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देता है। वो कौन सी थ्योरी बोलती है, अल्बर्ट बंदूरा की थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आया है कि केस स्टडी में हम किसके लिए यूज़ करते हैं। पहली बात, केस स्टडी जो होती है वो किसी इंडिविजुअल के लिए होती है। जैसे हम बोलते हैं कई बार केस स्टडी करनी है, अब केस स्टडी हम किसके लिए करते हैं, किसी पर्टिकुलर की। जब हम पहला ही क्वेश्चन आता है कि केस स्टडी किसके लिए होती है, ये इंडिविजुअल के लिए होती है। इंडिविजुअल यानी कि किसी एक टाइम पे अगर आप एक बंदे के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे मान लो एक बड़े बड़े स्कूलों में होता है, जैसे मान लो बड़े स्कूलों में कई बार बच्चे ने कोई गाली निकाल दी तो उसकी पूरी केस हिस्ट्री बनती है, फिर उसके पेरेंट्स कैसे हैं, क्या पढ़ते हैं, ये सब केस हिस्ट्री बन रही है। तो केस स्टडी हम किसके लिए करते हैं, पर्सन विद स्पेशल नीड। याद रखना, पर्सन विद स्पेशल नीड के लिए भी करते हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पर्सन विद स्पेशल नीड के लिए कौन सा वैसा मेथड होता है, कौन सी मेथड होता है, तो वो होता है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी में क्या करेंगे, हम उसका एक केस बनाएंगे कि ये ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहा है, फिर उसके पेरेंट्स से पूछेंगे, उसके आसपास से पूछेंगे, फिर एक पूरा डाटा कलेक्ट करेंगे। तो बोला है कि इन साइकोलॉजी केस स्टडी किसके लिए यूज़ होती है, तो पहले यहाँ बता दिया, असेस द इनहेरिडिटी ऑफ इंडिविजुअल, इसकी यूज़ नहीं होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ केस स्टडी, केस स्टडी की इंपॉर्टेंस के लिए होती नहीं है। दूसरा क्या बोला है, ड्रा जनरल कंक्लूजन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट, यानी कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है उसकी स्टडी करते हैं। इसकी स्टडी करते हैं, बच्चे के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बच्चा ने गाली निकाली, क्यों निकाली, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। करो ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आया है, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, मेंटल एंड बिहेवियर, यानी कि माइंड एंड बिहेवियर। ये तो सिंपल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको यहां से क्या आता है, साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। वो वर्ड कौन कौन से हैं, साइके और लोगोस। लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी, और साइके का मीन्स क्या होता है, साइके का मतलब होता है सोल। तो सोल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, यानी कि आत्मा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, साइके प्लस लोगोस, तो वो उसको क्या बोलेंगे हम, उस साइके का मीन वहाँ पर होता है सोल। सोल के बाद क्या हुआ, सोल को देखते नहीं, हम देख भी नहीं सकते, तो उसको मना कर दिया गया। दूसरे के बाद आया हमारा माइंड। अब माइंड भी क्या हुआ, माइंड भी बड़ा चंचल होता है, इसको भी मना कर दिया गया। इसके बाद हमारी आई कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना। क्या आई, चेतना, चेतना के बारे में। तो चेतना को भी मना कर दिया गया, क्योंकि हमारा जो माइंड का जो पार्ट होता है उसका सिर्फ 1/10 ही चेतन होता है, बाकी तो अचेतन होता है। तो उसने बोला कि हम जब किसी इंसान के सिर्फ 1% के बारे से हमें पता लगेगा, तब हम उसके बारे में नहीं जान सकते। ठीक है, तो इसको भी मना कर दिया गया। और लास्ट में किसको बनाया गया, बिहेवियर को। तो आपको पेपर यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं वो भी डिस्कस होने चाहिए। बिहेवियर, बिहेवियरिज्म के फादर कौन है, जेवी वाटसन। कॉन्शियस के बारे में किसने कहा था, विलियम
वुंट ने। अब विलियम वुंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये क्या थे, उन्होंने साइकोलॉजी की पहली लैब खोली थी, फर्स्ट लैब। कहाँ खोली थी? लिप्जिंग, जर्मनी में 1879 में साइकोलॉजी की पहली लैब खुली थी। इन्हीं हम इनको क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, और इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ये भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। ये पेपर के सीधे सीधे क्वेश्चन है। आगे पूछा है द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड। शेम और प्राइड की फीलिंग जो होती है वो कब आती है? चाइल्डहुड में आती है। कब आती है? चाइल्डहुड में, 2 साल के बाद आने लग पड़ती है। यानी कि बच्चा जब टॉयलेट ट्रेनिंग करने लग पड़ेगा तब उसके अंदर एक भावना आएगी कि वो प्राइड फील करेगा, नहीं तो वो हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आ गया CCE। CCE मतलब कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन। CCE में हम क्या करते हैं? आपने देखा होगा CCE का रिकॉर्ड बनता है तो हम क्या करते हैं, मैंने बताया, हम स्कूल में जो पढ़ाया गया है वो तो हम काउंट करते ही हैं, साथ में जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि को स्कूलिक अचीवमेंट, यानी कि स्कूल के साथ जो बच्चे की अचीवमेंट होती हैं वो भी, और स्कूल की अचीवमेंट, दोनों को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन बनाते हैं। क्लियर होगी बात? आगे क्या पूछा है? विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए सबसे पहला रूल क्या होता है? लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम। जब तक आप खुद रेडी नहीं होंगे फिजिकली, मेंटली, सोशली, आपको दुनिया का कोई इंसान नहीं सिखा नहीं सकता है। तो लर्निंग का सबसे फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस। आप फिजिकली, मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए तभी आप पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो आप फिजिकली रेडी नहीं है, आपके दिमाग में कई मान लो आपकी लड़ाई हुई है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिज़ायर टू लर्न। इन्वायरमेंट में मिल जाएगा, लेकिन जब तक आपके अंदर सीखने की चाहत नहीं होगी तब तक हम किसी को कोई नहीं सिखा सकता है। तो डिज़ायर टू लर्न। टीचर की जरूरत नहीं होती है लर्निंग के लिए। लर्निंग के लिए इन्वायरमेंट भी ज़्यादा जरूरी नहीं होता है, लेकिन डिज़ायर टू लर्न चाहिए, सीखने की तत्परता चाहिए। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहली बात, हु इज एफिशिएंट इन हिज वर्क इज मेंटली हेल्थी। ठीक है, यानी कि जो अपना काम अपने आप कर लेता है वो मतलब मेंटली हेल्दी होता है। सीधी सी बात, ठीक है। ओवर प्रोटेक्टिंग चाइल्ड कोजेज एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ। हाँ, अगर बच्चे को क्या करेंगे आप? ओवर प्रोटेक्ट कर। देखो आपने देखा होगा कई बच्चे को करते हैं, बेटा यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, इस रिलेटिव के यहाँ नहीं जाना है, इसके पास नहीं जाना है, इस दोस्त के पास नहीं जाना है। तो वो क्या करते हैं? बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? बच्चे की हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ता है। ये भी बात सही है। आगे क्या पूछा है? टू मच कंपटीशन इन स्कूल कोजेज बेटर मेंटल हेल्थ। नहीं, पहली बात, मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं होती है। मेंटल हेल्थ जो है वो खराब हो जाती है अगर हम कंपटीशन की बात करें। आप बच्चे को बोलेंगे कि इसने 30 नंबर, इसने 100 नंबर लेके आए, तेरे 95 आने चाहिए, तो वो क्या है? वो कंपटीशन नहीं करवाना है हमने। हमने बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना लेके नहीं आना है, क्योंकि कंपटीशन से क्या होता है? बच्चे का मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। ठीक है, प्रेशर आता है बच्चे के माइंड पे। आपने देखा होगा अभी अभी नया सिस्टम आया है एजुकेशन पॉलिसी में। उन्होंने क्या बोला है कि बच्चे का रिजल्ट में से CBSE क्या करेगा इस बार, जो रिजल्ट निकालेगा तो उस रिजल्ट की परसेंटेज नहीं करेगा, सम अप नहीं करेगा, सिर्फ उसको नंबर ही देगा, उसका सम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला हम फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालेंगे ही नहीं। इससे क्या होगा? बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, उसको लगेगा कि कोई बड़ा ज़्यादा नंबर ले रहा है तो उसको कंपटीशन की भावना नहीं आएगी। आगे पूछा है द टीचर हु फील्स इनसिक्योर हैविंग अ पुअर मेंटल हेल्थ। हाँ, ये तो बात सही है। जो टीचर जो हो वो इनसिक्योर फील करेगा क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ, ठीक है, ये भी बात सही है। तो आंसर क्या होगा इसका? थर्ड। आगे पूछा है ए टीचर शुड मेक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल। और सीधी सी कहानी क्या लिखी है? सीधी कहानी लिखी है कि अगर एक टीचर को किसी बच्चे की के बारे में जानना हो, उसकी पोटेंशियल के बारे में जानना हो, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी की ज़रूरत है। तभी तो हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है? टीचर को एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों पढ़ाई जाती है? इसीलिए पढ़ाई जाती है कि टीचर को बच्चों के साथ रहना है और बच्चों के से बात कर करके
उन्हें सिखाना है, तो हमें उस बच्चे की कैपेबिलिटी पता होगी, उसके बिहेवियर ये क्यों कर रहा है, तभी हम सिखा पाएंगे। तो टीचर को एजुकेशन साइकोलॉजी इसलिए पढ़ाई जाती है कि बच्चे के बिहेवियर को वो जान सके कि बच्चा ये बिहेवियर शो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम है तो क्या है। ठीक है, मीडिया साइकोलॉजी, एजुकेशन सोशियोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे पूछा है, एज ए टीचर, अगर सीधी सी बात है, अगर आपको कहीं भी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दिख गया, सीधी बात है ये किसने दी है, वाइगोस्की ने। अब वाइगोस्की की पूरी थ्योरी साथ में पढ़ लेंगे। वाइगोस्की ने क्या बोला था, वाइगोस्की को बोलते हैं सोशल कल्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट। इसने बोला किसी को सीखने के लिए सोसाइटी की जरूरत होती है और साथ में कल्चर की जरूरत होती है। बच्चा जो है वो सोसाइटी और कल्चर के थ्रू ही सीखता है, ये इन्होंने बोला था। इसने एक कंसेप्ट दिया था, दैट इज 3 कंसेप्ट दिए थे, MKO, जिसको बोलते हैं हम मोर नॉलेजेबल अदर। एक होता है स्कैफोल्डिंग, वो क्या होती है, वो होती है हमारी टेम्पोरेरी हेल्प। क्या होती है, टेम्परेरी हेल्प। MKO क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, टेम्परेरी हेल्प। और तीसरा होता है हमारा ZPD, जिसको बोलते हैं हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये वर्ड समझते हैं कि होता क्या है। मोर नॉलेजेबल अदर कौन होता है, ऐसा इंसान जो आपसे ज़्यादा जानता हो, वो क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, जैसे मान लो एक बच्चा जो है वो कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वो कहीं अटक गया है, तो टीचर थोड़ा सा हिंट देगा, वो क्या होगी उसके लिए, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है कि कोई इंसान किसी की लर्निंग नहीं हो पा रही तो उसको थोड़ा सा हेल्प देना, क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग। और ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि एक दायरा होता है जहाँ तक इंसान किसी की हेल्प से सीख सकता है। जैसे मान लो बच्चा जो ये कोई काम है जो इस दायरे का कर सकता है, खुद कर सकता है, लेकिन कुछ काम करने के लिए उसको किसी की जरूरत पड़ेगी, जैसे टीचर की, तो वह दायरा जहां तक इंसान सीख सकता है किसी की हेल्प से, उसको बोलते हैं हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आगे क्वेश्चन है, द वे वी परसीव। अब देखिए सीधी बात है, क्वेश्चन को समझना है, हम अपने आप के बारे में कितना जानते हैं, वो क्या होता है, वो होता है सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट हमें पता है कि मैं कितना कर सकता हूँ या मैं कितना कर सकती हूँ, मेरी पोटेंशियल क्या है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा सेल्फ कंसेप्ट। वो क्या होता है हमारा सेल्फ कंसेप्ट, वो क्या होता है, सेल्फ कंसेप्ट। अब होता क्या है, अब ये भी पता होना चाहिए कि सेल्फ एस्टीम क्या होता है, सेल्फ एफिकेसी क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, क्योंकि पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सेल्फ एफिकेसी क्या होता है, सेल्फ एफिकेसी मतलब हम अपने आप को कितना ये समझ पाते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। जैसे मान लो मेरी तबीयत खराब है, मेरा दिल नहीं है कि मैं एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं एक वीडियो बना के ही, आज चाहे कितना बीमार हो जाऊं या कितना बीमार हूं, मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस टाइम पे हम, मेरी एफिकेसी क्या है, हाई है। यानी कि सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि हम अपने आप को किसी काम के प्रति कितने तत्पर रखते हैं, सीधा समझ लो वो क्या होते हैं, हमारी सेल्फ एफिकेसी। यानी कि मुझे लगता है कि मैं ये काम करूंगा, अगर थोड़ा सा कुछ कर लूंगा तो हो जाएगा, तो वो क्या होगी, आपकी सेल्फ एफिकेसी हाई होगी। कई बार हम क्या सोचते हैं कि मेरे से टैट हो नहीं रहा है, छोड़ो परे, तो हमारी सेल्फ एफिकेसी क्या हो गई, लो। सेल्फ एफिकेसी हमेशा हाई रखनी है। दूसरा क्या होगा, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाएगी। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई, वो क्या होती है, हमारी सेल्फ एस्टीम। जैसे कोई काम कर रहे हैं, आपसे नहीं पूछा गया, तो वहाँ क्या आ जाएगी, आपके अंदर एक सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट की जो भावना आती है, उसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। अगला होता है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि अपने आप को रेगुलेट करना। कैसे रेगुलेट करना, ये बताता हूँ। जैसे मान लो आपका एग्जाम है, टैट का एग्जाम है, आपको तैयारी करनी है, तो हम अपने आप को रेगुलेट कैसे करेंगे
कि मैं सुबह 11 बजे फिजिक्स की क्लास लगाऊंगा या लगाऊंगी, फिर मैं 1 घंटा उसको रिवाइज करूंगी, फिर मैं 15 मिनट का रेस्ट लूंगी। यानी कि अपने आप को रेगुलेट किया हुआ है कि मैं इस टाइम पे ये करूंगा या ये करूंगी। वो क्या हो गया हमारा सेल्फ रेगुलेशन। यानी कि अपने बिहेवियर को रेगुलेट करना क्या कहलाता है, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ एफिकेसी का मतलब हो गया कि हम किसी काम के प्रति कितने तत्पर रह सकते हैं, वो आपकी होगी सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एस्टीम क्या हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात। और सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, हमें पता है कि मैं कितना पानी में हूँ, वो हमारा क्या हो गया सेल्फ कंसेप्ट। आगे आगे पूछा है अकॉर्डिंग टू पियाजे, आगे पूछा है अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए पहली बात, पियाजे मानते थे कि लर्निंग के लिए टीचर की जरूरत नहीं होती है, आप उसको नेचर में छोड़ दो, नेचर के थ्रू बच्चा सीख सकता है। तो यहाँ क्या दिया है, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द लर्नर। यानी कि आप बच्चे को इन्वायरमेंट में छोड़ दो, बच्चा अपने आप सीख लेता है। ये कौन बोलता है, ये बोलता है पियाजे। आगे पूछा है रीइंफोर्समेंट बाय टीचर, तो वो कौन सी थ्योरी बोलती है, वो बोलती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो कौन सी थ्योरी बोलती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑब्जर्वेशन ऑफ द अडल्ट, यानी कि ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी बोलेगी वो क्या बोलेगी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। ये किसने दी थे, बताया मैंने, अल्बर्ट बंदूरा ने। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है, स्किनर ने दी है। किसने दी है, स्किनर ने। स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये पेपर बनाता है कि जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके ऊपर किया था, वो रैट के ऊपर भी किया था और पिजन के ऊपर भी किया था, दोनों के ऊपर किया था। आगे आपको क्वेश्चन आया है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन का क्या रोल है। जब हम लर्न करते हैं तो लर्निंग में मोटिवेशन का क्या रोल है, मोटिवेशन क्यों दी जाती है, मेमोरी को शार्प करने के लिए नहीं, डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फॉर्म नहीं, लर्नर थिंक अंडरस्टैंडिंग ये भी नहीं। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट की भावना जागृत हो जाती है। क्या होता है, इंटरेस्ट बनता है। हम बच्चा कहीं क्या मोटिवेट नहीं हो पा रहा, नहीं तो हम उसको क्या करेंगे, थोड़ी सी चुटकुला सुना देंगे, कोई मोटिवेशन दे देंगे, तो बच्चे के अंदर एक क्या बन जाता है, इंटरेस्ट बन जाता है वो। आगे आगे पूछा है ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में आता है पियाजे के अनुसार। पियाजे के अनुसार सेंसरी मोटर में आता है। अब आपको बाकी भी पता होना चाहिए जो आपको पेपर में आते हैं। आपको प्री ऑपरेशनल में क्या पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि हर चीज में जान है, वो क्या होता है, एनिमिज्म। अब प्री ऑपरेशनल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज लैक ऑफ कंजर्वेशन। क्या होता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन, या इसको हम बोलते हैं सेंट्रेशन। लैक ऑफ कंजर्वेशन का मतलब, अगर मान लो बच्चे को 10 रुपये खुले देंगे और 10 रुपये का नोट देंगे, तो वो 10 रुपये का नोट नहीं लेगा, 10 रुपये के सिक्के को लेगा। उसको लगता है कि 10 रुपये के सिक्के बहुत ज़्यादा होते हैं, वो क्या होता है हमारा लैक ऑफ कंजर्वेशन। कंक्रीट से बहुत बार आता है, कंक्रीट से याद रखना, कंक्रीट से क्वेश्चन आता है कि चाइल्ड बिगेन टू थिंक लॉजिकली, चाइल्ड बिगेन टू थिंक लॉजिकली, बच्चे के अंदर लॉजिक आने लग पड़ता है। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है दैट इज़ कंजर्वेशन। यहाँ पर वो अगर आप बच्चे को इस स्टेज में बच्चे को देंगे तो वो क्या होगा, बच्चा 10 रुपये का सिक्का ही 10 रुपये का नोट ही लेगा, उसको समझ आ जाएगा 10 रुपये का नोट और 10 रुपये का सिक्का बराबर होता है। फॉर्मल में क्या आता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्या आती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अमूर्त चिंतन जिसको बोलते हैं। और फॉर्मल में एक और आता है दैट इज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको सेंसरी मोटर 0 से 2 साल तक होती है, ये आ जाता है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल के लिए होती है, कंक्रीट 7 से 12 साल के लिए होती है, और फॉर्मल 12 से लेकर 18 साल तक होती है। तो पेपर क्वेश्चन आता है कि इन्फेंसी का टाइम पीरियड कितना होता है, तो इसको बोलते हैं हम इन्फेंसी, इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, इसको बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड, और इसको बोलते हैं अडोलसेंस। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा अडोलसेंस के लिए पियाजे के अनुसार क्या टाइम है, तो वो होता है फॉर्मल ऑपरेशन। आगे पूछा है एजुकेशन इज ट्राइपोलर, एजुकेशन के 3 पोल कौन कौन से हैं, एजुकेशन ट्राइपोलर है। पहले आता है कंटेंट, टीचर और स्टूडेंट। कई बार कंटेंट को करिकुलम भी लिखते हैं, तो एक ही बात है, करिकुलम भी कंटेंट में आता है।
ठीक है, तो कंटेंट, टीचर और स्टूडेंट। आगे पूछा है ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी कौन सा है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो पेपर को आ सकता है आपको कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड किसने दिया है, तो वो दिया है विलियम वुंड ने। किसने दिया है, विलियम वुंड ने। ये कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते था, स्ट्रक्चरलिज्म। किससे, स्ट्रक्चरलिज्म। फिर क्वेश्चन आता है कि हम इंट्रोस्पेक्शन को मना क्यों किया गया था, क्योंकि ये सब्जेक्टिव इन नेचर है। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, फ्रूड एम्फसाइज द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग। फ्रूड के अनुसार किसी के व्यवहार के लिए जानने के लिए हमें किसकी जरूरत है, उसका अनडिजायरेबल अनकॉन्शियस माइंड। क्या, अनकॉन्शियस माइंड। हमारे जो माइंड का 90% पार्ट क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है, यानी कि अचेतन मन होता है। तो फ्रूड मानते थे कि अगर हमें किसी के बारे में जानना है तो उसके अनकॉन्शियस डिजायर को पढ़ो। फ्री विल के बारे में किसने कहा, ये भी आता है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बोलते हैं। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट जो है वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, वो फ्री विल की स्टडी करते हैं। किसकी करते हैं, फ्री विल की स्टडी। ह्यूमनिस्ट के फादर कौन है, वो अब्राहम मैस्लो है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। फ्री विल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका आंसर क्या होगा, अनकॉन्शियस डिजायर। आगे पूछा है अकॉर्डिंग टू पियाजे 4 बेसिक एलिमेंट ऑफ डेवलपमेंट। तो वो कौन से होते हैं, मैच्योरिटी, एक्सपीरियंसेस, सोशल ट्रांसमिशन एंड इक्विलिब्रेशन। वो ये होते हैं 4 एलिमेंट। आगे पूछा है इंसान का बिहेवियर किसके ऊपर क्या होता है। तो इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम उसको, इसके मल्टीपल कॉज होते हैं। मान लो मैं आपसे व्यवहार कर रहा हूँ कोई, तो उसके मल्टीपल कॉज होते हैं। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या पता आपसे मुझे काम हो, या हो सकता है कि मैं आपको गुस्सा कर रहा हूँ तो उसके भी बड़े कारण हो सकते हैं। तो ह्यूमन के जो बिहेवियर होता है उसके मल्टीपल कॉज होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के हम उसको ले सकते हैं। सोसाइटी का इन्फ्लुएंस भी होता है, ये भी बात सही है। अनकॉन्शियस डिजायर भी होते हैं, लेकिन मल्टीपल कॉज में सारे कॉज आ जाएंगे। आगे पूछा है विच थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, विच थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड अपॉन फीलिंग, इज बेस्ड अपॉन फीलिंग। तो वो कौन सी है, वो है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के फादर कौन है, फ्रूड है। कौन है, फ्रूड है। गेस्टाल्टिज्म के फादर कौन है, वर्दिमर। क्वेश्चन आएगा वर्दिमर ने कौन सा कंसेप्ट दिया है, तो वर्दिमर ने कंसेप्ट दिया है दैट इज परसेप्शन। क्या दिया है, परसेप्शन। पेपर में क्वेश्चन आता है परसेप्शन क्या होता है, मीनिंगफुल सेंसिएशन को क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल सेंसिएशन को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम परसेप्शन। फुल मीनिंगफुल सेंसिएशन को क्या बोलते हैं हम, परसेप्शन बोलते हैं। ये बात। क्वेश्चन आता है कि गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या होता है, गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल। फिर आप क्वेश्चन आएगा हु सेड होल इज बेटर देन पार्ट लर्निंग। तो वो कहा था वुडवर्थ ने। किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था होल इज बेटर देन पार्ट लर्निंग। आगे आगे क्वेश्चन आया है साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ। साइकोलॉजी क्या है, ये साइकोलॉजी जो है वो सोशल साइंस है, क्योंकि साइकोलॉजी कहाँ प्रयोग होती है, सोसाइटी में यूज होती है। आगे पूछा है अडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस स्टेनलेस टाइम। ये तो बहुत फेमस है, वो कौन सी है, स्टेनले हॉल ने। आगे पूछा फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग में इंसाइटफुल लर्निंग किसने दी है, कोहलर ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज पढ़ लेते हैं। जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आए सडन सोल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का अगर आपको सडन सोल्यूशन मिल रहा है तो यानी कि वो कौन सी थ्योरी बोलती है, वो इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी दी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इसमें एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया गया था, तो एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो चिंपैंजी के ऊपर किया गया था। इसके ऊपर, चिंपैंजी के ऊपर। उस चिंपैंजी का नाम क्या था, उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे आया हमारा कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, ये दी है कर्ट लुईन ने। किसने दी है, कर्ट लुईन ने दी है। मेंटल डिसिप्लिन की थ्योरी का नॉलेज नहीं है, लेकिन ये डिसिप्लिन की थ्योरी नहीं, ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थ्योरी है। ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थ्योरी है। और रीइंफोर्समेंट थ्योरी कौन सी होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग को बोलते हैं हम। किसको बोलते हैं,
ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग के और भी नाम है, वो भी लिख लेते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं, इसी को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी। इसी को हम बोलते हैं हम प्रोग्राम्ड लर्निंग थ्योरी। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, इसके नाम बहुत बार आते हैं। इसी को हम बोलते हैं आर टाइप थ्योरी। इसी को बोलते हैं आर टाइप थ्योरी। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट की रिलेटेड कौन सी है, वो थ्रोनडाइक की थ्योरी है। किसकी थ्योरी है, थ्रोनडाइक की। क्योंकि लॉ ऑफ लर्निंग किसमें दिए हैं, थ्रोनडाइक ने दिए। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कौन कौन से होते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ लैब ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। आगे पूछा है हल ने कौन सी थ्योरी दी थी, हल ने दी है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ये भी बड़ी बार आती है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। स्किनर ने कौन सी थ्योरी बताई, मैंने आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम भी बताए, ऊपर चला गया। आगे पूछा है साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड, किसने कहा था। आपको पेपर में क्वेश्चन आया है साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड किसने कहा था। वैसे जो कहा था वो कहा था कैंट और पैम्पोलॉजी ने। किसने कहा था, कैंट और पैम्पोलॉजी ने। लेकिन वो क्या थे, वो एशियंट ग्रीक फिलोसफर थे, एशियंट ग्रीक फिलोसफर थे। आगे पूछा है टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, किसने कहा था। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस किसने कहा था, वो कहा था फ्लेंडर ने। ये डेफिनेशन नहीं आई थी। आगे पूछा है डिफेंस मैकेनिज्म कौन क्रिएट करता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म कौन क्रिएट करता है, वो ईगो करती है। क्या करती है, ईगो। अब इसमें 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक होता है इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो। ये बहुत बार आता है पेपर में क्वेश्चन आएगा। इड किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इड जो करता है वो करता है प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, और सुपर ईगो जो है वो किसके ऊपर करती है, सुपर ईगो मोरल प्रिंसिपल के ऊपर काम, मोरालिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। अब समझिए इंसान के अंदर 3 तरह की होती है। जैसे इंसान जब जानवरों की तरह व्यवहार करता है, प्लेजर मतलब उसको अपनी जिंदगी का मजा लेना है, उसको किसी को मतलब नहीं, वो क्या करता है, इड। ईगो क्या बोलता है, ईगो करता है रियलिटी के ऊपर काम। ईगो मानता है कि जो सोसाइटी में मान्य होगा वही करना है, और सुपर ईगो मानती है कि इन सबसे ऊपर। पेपर क्वेश्चन आता है सबसे पहले डेवलप क्या होता है, वो इड होता है। सबसे लास्ट में जो डेवलप होता है वो सुपर ईगो होता है। और इड और सुपर ईगो के बीच में जो बैलेंस बनाता है वो क्या बनाता है, ईगो बनाता है। आगे आया है विच ऑफ फॉलोइंग हेल्प अस टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। स्पेशल नीड्स के लिए कौन सा मेथड बताया था अभी मैंने, केस स्टडी। कौन सा, केस स्टडी। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड क्वेश्चन आएगा तो वो क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड इज अ मोस्ट साइंटिफिक मेथड। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा मोस्ट साइंटिफिक मेथड कौन सा है, तो मोस्ट साइंटिफिक मेथड कौन सा है, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है। एक्सपेरिमेंटल मेथड का मेन कंसेप्ट पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड का मेन कंडीशन क्या है, ये जो होता है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। किस में होता है, कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। ठीक है, कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। और एक आता है हमारा ऑब्जर्वेशनल मेथड। जो ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है वो किस में होता है, वो नेचुरल कंडीशन में होता है। वो क्या होता है, नेचुरल कंडीशन में होता है। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। अगला लास्ट क्वेश्चन आया है प्रोजेक्टिव टेक्निक किसके लिए यूज करते हैं। प्रोजेक्टिव मेथड हम करते हैं पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट है, दैट इज 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। वो किसने दिया था, वो आरबी कैटल ने दिया था। किसने दिया था, आरबी कैटल ने। इसने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर दिए थे। उसकी एनालिसिस के बेसिस पे हम किसी इंसान की पर्सनैलिटी को जज करते थे। Thank you for watching this video. If you like this video, kindly subscribe our channel. Thank you for the class.